हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संसार क्लासेस। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं महाजनपद काल से रिलेटेड टॉप 56 क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, इसके पहले हमने इंडियन हिस्ट्री का 2 वीडियो अपलोड कर दिया है। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा इंडियन हिस्ट्री करके। तो फ्रेंड्स, आप वहाँ से सारे वीडियो आसानी से देख सकते हैं। तो इसके पहले हमने जो भी पढ़ा है, 2 वीडियो पढ़ा है इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड। तो इसके पहले का जो वीडियो है, सबसे पहले वीडियो है, वो है सिंधु घाटी की सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता का कार्यकाल 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक का माना जाता है। और उसके बाद हमने पढ़ा था वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक का माना जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो आज का वीडियो है ये महाजनपद काल है और इसका कार्यकाल है 600 ईसा पूर्व से लेकर के 325 ईसा पूर्व तक। तो फ्रेंड्स, जो 1000 से हमने पढ़ा था 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक वैदिक सभ्यता। उसके बाद हमने आज जो पढ़ रहे हैं महाजनपद काल, ये 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व काल इसका समय है। और इसके बीच में जो 300 वर्ष का गैप हो रहा है, तो फ्रेंड्स वो भी हमने बता दिया है कि उस समय क्या था। तो इसका जो सेकंड वीडियो है, यदि आप वो नहीं देखें, इसके पहले का वीडियो जो वैदिक सभ्यता का है, तो आप प्लीज़ हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से सारी वीडियो देख सकते हैं और आपको पता चल जाएगा वो जो समय है 300 वर्ष का, उस समय क्या हुआ था। तो फ्रेंड्स, चलिए अब बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अब तक हर वीडियो तुरंत पहुँचे। तो चलिए फ्रेंड्स, महाजनपद काल पढ़ते हैं। इसके टॉप 56 क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि साफ साफ लिखा हुआ है कि महाजनपद काल का समय क्या है, 600 ईसा पूर्व से लेकर 325 ईसा पूर्व तक। तो ये बातें तो क्लियर हो गई है। आप चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। तो सूची 1 फर्स्ट या सूची सेकंड से सुमेलित करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, सुमेलित करते हैं। जैसा कि लिखा हुआ, सूची फर्स्ट में महाजनपद है और सूची सेकंड में उसकी राजधानी है। तो हमें बताना है कि जैसे गंधार लिखा हुआ है, तो गंधार की राजधानी क्या थी। 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से कोई एक ऑप्शन सही होगा, उसी में हमें मिलान करना है कि गांधार की राजधानी क्या थी। तो गांधार की राजधानी थी फ्रेंड्स तक्षशिला। क्या थी? तक्षशिला। बी ऑप्शन है सूरसेन। तो सूरसेन की राजधानी थी मथुरा। क्या थी? मथुरा, जो कि यूपी में है। सी ऑप्शन है वत्स। अब वत्स की राजधानी क्या थी? तो वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी, जो कि ये भी क्या है, यूपी में है। और डी ऑप्शन है कौशल। तो कौशल की राजधानी क्या थी? श्रावस्ती, जो कि ये भी यूपी में है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 1 2 3। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 1 2 3। जैसा कि पहला ऑप्शन ए ऑप्शन लिखा हुआ है, ये सही हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था। तो देखिए फ्रेंड्स, जो हर्यक वंश है, ये हर्यक वंश में जो शासक होते थे, तो शासक को कुणिक कहा जाता था। पर देखिए फ्रेंड्स, जो हर्यक वंश के शासक हुए हैं, तो हमें बताना है कि वो कौन से शासक है हर्यक वंश के जिन्हें कुणिक कहा जाता था। तो वो कौन है? अजातशत्रु है। जी हाँ दोस्तों, हर्यक वंश के शासक अजातशत्रु को कुणिक कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन है। नेक्स्ट है, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी। तो देखिए फ्रेंड्स, जो कि इस समय अपना शहर क्या है, बिहार की राजधानी क्या है, पटना है। तो इसी पटना का ही नाम पहले क्या हुआ करता था? पाटलिपुत्र हुआ करता था। तो अब बताना है कि किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर। अब इससे ये भी हमें पता चल जाता है। क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िएगा फ्रेंड्स। आपसे हम हर वीडियो में यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़िए, समझिए, उसके बाद फिर आंसर तो आ ही जाएगा। और इसके पहले तो जो चैप्टर के हम क्विज कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जैसे हमने पढ़ लिया कि किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी। इससे ये पता चल गया ना कि पाटलिपुत्र नामक शहर किस नदी पर है। तो गंगा एवं सोम नदियों के संगम पर है। संगम, जहाँ पर 3 नदियों का मिलन होता है, वहाँ पर क्या होता है? संगम होता है। तो यहाँ पर देखिए गंगा नदी है, गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर क्या है? पाटलिपुत्र बसा हुआ। एक तो ये बातें क्लियर हो गई। अब हमें बताना है कि ये शहर किसने बसाया, किसने स्थापना इसकी की, पाटलिपुत्र की। तो उसको कौन से शासक किए थे? उदयन ने किए थे। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। उसे काक वर्ण के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बताना फ्रेंड्स। अब देखिए, क्वेश्चन तो 2 लाइन में लिखा हुआ है। अब ऐसे तो लग रहा है कि क्वेश्चन बहुत बड़ा है, पर बड़ा नहीं है फ्रेंड्स। इसे पढ़ना है, ठीक से समझना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था
पहले तो ये बात क्लियर हो गई कि शिशुनाग वंश का शासक पूछा जा रहा है कि शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था। अब इसके आगे कंडीशन क्या दी गई है कि शिशुनाग वंश का जो शासक था उसके बारे में कंडीशन क्या दी गई है। कंडीशन ये दी गई है कि जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति, वैशाली कहाँ पर है, वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया, उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। मतलब जो उनके समय है, जो शासक थे, उन्हीं के समय में वैशाली में एक द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था, उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। तो वही हमको बताना क्या है, वही हमको क्या बताना है फ्रेंड्स, वो कौन थे, शिशुनाग वंश का कौन सा शासक था जिसे काकवर्ण भी कहते हैं। और वो काकवर्ण क्या किया था, वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया था। तो ऐसे क्वेश्चन को समझना है फ्रेंड्स, हर एक बातें को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। तो कौन थे फ्रेंड्स, वो थे कालाशोक। कौन थे, कालाशोक शासक थे शिशुनाग वंश के शासक थे कालाशोक। इन्होंने क्या किया था, वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया था। अब इन्हीं कालाशोक को काकवर्ण भी कहा जाता है। नहीं फ्रेंड्स, बौद्ध संगीति का आयोजन किया, जो बौद्ध संगीति का आयोजन किया उसे काकवर्ण के भी नाम से जानते हैं, तो वो बौद्ध संगीति को काकवर्ण भी कहते हैं। अब आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए ये वैशाली है कहाँ पर, किस राज्य में है, ये आपको बताना है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिकंदर महान एवं पोरस पूर्व की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था। तो फ्रेंड्स, सिकंदर महान जो थे एवं जो उनके पोरस थे या पुरु थे या उनके सेना आप कहिए, उनको जो सेना थे वो जो है अपना पड़ाव डाले थे कहीं पर। तो वो बताना है किस नदी के आमने सामने तटों पर पड़ाव डाला था, वो नदी बताना है। तो फ्रेंड्स, वो कौन सी नदी है, वो झेलम नदी है। झेलम नदी के तट पर क्या किए थे, वो अपना पड़ाव डाले थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है किस प्रकार का मृद भांड या पाटरी उसे कहते हैं, भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरी के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमें बताना है कि किस प्रकार का मृद भांड है जो भारत में द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण का प्रारंभ किया गया उसे द्वितीय शहरीकरण का प्रतीक माना जाता है। तो पहली फिर शहरीकरण कौन है, हमने पढ़ चुका है ना फ्रेंड्स, जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो क्या है, पहली नगरीकरण या शहरीकरण है वो सिंधु घाटी सभ्यता। अब ये द्वितीय की बात की जा रही है, पहला तो सिंधु घाटी सभ्यता हो गया, अब दूसरी की बात की जा रही है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण है जो कि प्रारंभ हुआ तो उसका प्रतीक माना गया है, तो वो हमें किसी मृद भांड से प्राप्त साक्ष्य मिलता है। तो वो मृद भांड कौन सा है ये बताना है। तो वो मृद भांड है उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन। जो उत्तरी में काले पॉलिशकृत बर्तन मिले उससे माना ये गया है कि ये जो है अपने भारत का द्वितीय शहरीकरण या नगरीकरण का प्रतीक है। इसी मृद भांड से, कौन सा मृद भांड है, उत्तरी काले या पॉलिशकृत बर्तन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया। तो फ्रेंड्स, पॉली ग्रंथों में गांव के मुखिया को भोजक कहा गया, भोजक या ग्राम भोजक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है उज्जैन का प्राचीन नाम था। तो देखिए फ्रेंड्स, उज्जैन का प्राचीन नाम था अवंतिका। जी हाँ दोस्तों, उज्जैन का पहले जो है नाम था, जो कि पुराना नाम क्या है, पहले का नाम इनका है अवंतिका। अब ये उज्जैन कहाँ है, उज्जैन एमपी में है और इसका नाम अब क्या है, अवंतिका है। नेक्स्ट है नंद वंश का संस्थापक कौन था। तो देखिए फ्रेंड्स, नंद वंश का संस्थापक था महापद्म नंद। कौन था, महापद्म नंद। इनके नाम में भी नंद छुपा हुआ है, पर आप गलती से घनानंद मत टिक कर दीजिएगा क्योंकि घनानंद गलत हो जाएगा। नंद वंश का संस्थापक कौन था, तो वो थे महापद्म नंद। नेक्स्ट है ग्रीक या यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज या जेंड्रमीज कहा गया। तो देखिए फ्रेंड्स, ग्रीक या यूनानी कहिए, बात देखिए। तो ये क्या हुआ कि यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज या जेंड्रमीज कहा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, किसी शासक को यूनानियों के लेखक ने क्या कहा है, अग्रमीज कहा है या जेंड्रमीज कहा है, दोनों बातें। तो बताना है कौन से शासक है उन शासकों को यूनानियों ने ऐसा कहा है। तो वो कौन से शासक है, घनानंद है। घनानंद को यूनानियों ने क्या कहा है, अग्रमीज कहा है या जेंड्रमीज कहा। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन है। नेक्स्ट है प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया। तो देखिए फ्रेंड्स, प्राचीन भारत में पूछा जा रहा है, क्योंकि अगर विदेशी आक्रमण कहा जाए तो इस समय जो है बहुत चर्चा में है विदेशी आक्रमण, जो कि इंडिया में बार बार जो है ऐसा देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स,
प्राचीन भारत की बात कही जा रही है कि प्राचीन भारत में सबसे पहले विदेशी आक्रमण किसने किया। जैसा कि इस समय हमेशा घात लगाए पाकिस्तान बैठा रहता है, उसी तरह पहले किसने किया था, कौन सा देश है, कौन सा विदेश है जो कि अपने भारत में अटैक किया है, तो वो है फ्रेंड्स ईरानियों ने। किसने किया सबसे पहले, ईरानियों ने किया। अब ईरान कहाँ है, जी हाँ दोस्तों, ये अरब का क्षेत्र है ईरान। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किन के द्वारा किया गया। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। इस क्वेश्चन में प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण पूछा गया है, और इस क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है कि प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण, दूसरा विदेशी आक्रमण, ये तो बात क्लियर है। उसके आगे क्या कहा गया कि पहला यूरोपीय आक्रमण, मतलब जो अपना क्या है महाद्वीप है, जैसे एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, उसी तरह यूरोप महाद्वीप का कौन सा ऐसा मतलब कि वो है देश जो कि अपने इंडिया में अटैक किया, और ये दूसरा विदेशी आक्रमण कहलाता है। तो वो कौन है फ्रेंड्स, वो यूनानियों है, यूनानियों द्वारा। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, ईरान के हखमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया, जिसे क्षत्रपी भी कहते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इराक के हखमनी वंश के जो शासक थे वो भारत के कुछ भाग को जीत लिया। कुछ भाग को जीतने के बाद उन्होंने उसका नाम क्या रखा, फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत उसने रखा है, और उसे क्षत्रपी भी कहा जाता है, जैसा कि लिखा हुआ है क्वेश्चन में। तो वो कौन है, वो डेरियस दारेबाहु फर्स्ट है, डेरियस दारेबाहु फर्स्ट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। इन्होंने क्या किया था, ये हखमनी वंश के शासक थे, ये भारत के कुछ भाग को जीत लिए, जीतने के बाद उसका नाम क्या रख दिया, फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत रख दिया, या फिर उसे क्षत्रपी भी कहते हैं। किसने किया, डेरियस दारेबाहु फर्स्ट ने किया। नेक्स्ट है, हाइडेस्पस या वित्सता, या इसे आधुनिक नाम झेलम भी कहते हैं, का युद्ध 326 ईसा पूर्व में 326 ईसा पूर्व में किन किन शासकों के बीच हुआ, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, बताना है कि किन किन शासकों के बीच में हुआ था हाइडेस्प, या इसे आधुनिक नाम दिया जाता है, आधुनिक नाम झेलम का युद्ध भी दिया जाता है, जो कि 326 ईसा पूर्व में हुआ था। तो ये किसके किसके बीच में हुआ था, ये सिकंदर एवं पोरस के मध्य हुआ था। किसके बीच में, सिकंदर एवं पोरस के मध्य ही ये युद्ध हो गया था। इसका राइट आंसर ए ऑप्शन है। नेक्स्ट है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया। तो देखिए फ्रेंड्स, सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में ही क्या किया, भारत में आक्रमण कर दिया। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। पहले क्वेश्चन में देखिए, जब ये आधुनिक नाम झेलम दिया गया इस युद्ध का 326 ईसा पूर्व में हुआ था, तो सिकंदर और पोरस के बीच में ही क्या हो गया था, युद्ध हो गया था, पर सिकंदर जीत गया था। सिकंदर जीता, उसके बाद भारत पर आक्रमण कर दिया कि भारत पर हमला हम करेंगे और विजय प्राप्त हम करेंगे। कभी कर दिया, 326 ईसा पूर्व में ही कर दिया। नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमिलित करना है। जैसा कि पहले सूची में क्या दिया गया है, शासक, और सेकंड सूची में दिया गया उनका वंश, ये शासक कौन से वंश के थे। तो हमें बताना है फ्रेंड्स, जैसा कि बिंबिसार लिखा हुआ है, तो बिंबिसार क्या थे, बिंबिसार हर्यक वंश के शासक थे। कालाशोक लिखा हुआ है, तो कालाशोक शिशुनाग वंश के शासक थे। उसके बाद महापद्मनंद लिखा हुआ है, सी ऑप्शन, ये नंद वंश के शासक थे, हमने पढ़ लिया है। और डी ऑप्शन है बिंदुसार, बिंदुसार क्या थे, मौर्य वंश के शासक थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 1 2 4 3, 1 2 4 3, इसका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा 1 2 4 3। नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमिलित करना है। सूची फर्स्ट में महाजनपद लिखा हुआ है और सूची सेकंड में आधुनिक क्षेत्र लिखा हुआ है। इसका मतलब महाजनपद जो लिखा हुआ है उनका नाम इस समय कुछ और है ना फ्रेंड्स। आधुनिक मतलब जो समय चल रहा है, तो जैसे कि मगध लिखा हुआ है, तो मगध जो है उसे इस समय किस नाम से जानते हैं, तो मगध को इस समय पटना व गया के जिले को कहते हैं मगध, पटना व गया के जिले को मगध कहते हैं। बी ऑप्शन वत्स लिखा हुआ है, वत्स को इस समय क्या कहते हैं, इलाहाबाद कहते हैं। सी ऑप्शन है कौशल, कौशल को इस समय क्या कहते हैं, अवध कहते हैं, कौशल को इस समय अवध कहते हैं, जो अपना लखनऊ वाला क्षेत्र है। डी ऑप्शन है अवंती, अवंती को इस समय मालवा कहते हैं, जैसे आपने मालवा का पठार सुना होगा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, सीक्वेंस से है 1 2 3 4, ए ऑप्शन सही है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी, तो मगध की प्रथम राजधानी थी गिरिव्रज, या जिसे राजगृह भी कहते हैं, जो कि इस समय कहाँ पर है, इस समय ये बिहार में है।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? देखिए फ्रेंड्स, उस समय पटना का नाम क्या था? पाटलिपुत्र था। तो उस समय किसी शासक ने क्या कर दिया? पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बना लिया। तो किसने बनाया है अपनी राजधानी, ये बताना है इस क्वेश्चन में। तो बनाया किसने है? सी ऑप्शन बनाया है। कौन है ये? उदयन द्वारा। उदयन ने क्या किया? पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बना लिया। तो इसमें सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। तो देखिए फ्रेंड, जो 16 महाजनपद है इनकी सूची मिलती है अंगुत्तर निकाय में। कहाँ मिलती है? अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? अब देखिए फ्रेंड्स, सिकंदर का समकालीन कौन था ये बताना है। और किसके बारे में पूछा जा रहा है? मगध का। मगध का कौन सा राजा है जो सिकंदर के समकालीन था? तो मगध के राजा घननंद हैं जो कि सिकंदर के समकालीन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? तो देखिए फ्रेंड्स, प्रथम मगध साम्राज्य का जो उत्कर्ष है, उत्कर्ष मतलब आप जानते हैं, उत्कर्ष मतलब होता है आगे बढ़ना, ऊंचे जाना, ऊंचे पोस्ट पर जाना। ऐसा उत्कर्ष मीन्स ये होता है। और निष्कर्ष मीन्स क्या होता है? नीचे जाना। उत्कर्ष मीन्स होता है आगे बढ़ना या ऊपर जाना। तो फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे। तो पूछा क्या जा रहा है क्वेश्चन में, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ? मतलब मगध साम्राज्य का ग्रोह किस सदी में हुआ, ये पूछा जा रहा है। तो 6ठी सदी ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 6ठी सदी ईसा पूर्व में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। अब बताना है कि फ्रेंड्स, सिकंदर तो भारत में सफल हुआ, ये तो सब जानते हैं कि मुकद्दर का सिकंदर। उसके बाद अब बताना है इस क्वेश्चन में कि सिकंदर जो भारत में सफल हुआ, क्या कारण हो सकते हैं कि सिकंदर भारत में सफल हुआ? 4 ऑप्शन दिए गए, इन चारों ऑप्शन में से हमें बताना है। पहला ऑप्शन है, भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। बहुत अच्छी बात है, पॉइंट बहुत अच्छा है, ये बात सही है, इसलिए जो है सिकंदर भारत में सफल हो गया। दूसरी बात, उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार थी, ये भी बहुत सही है, सही बात है कि उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी। उसके बाद क्या कहा जा रहा है? तीसरा ऑप्शन, उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला, ये तो बहुत अच्छा पॉइंट है। दोनों पॉइंट से भी ज़्यादा तीसरा पॉइंट सही है। क्यों? क्योंकि भारत के ऐसे लोग थे, कुछ लोग ऐसे थे जो देशद्रोही थे, जो बाहर के लोग भारत में आ जाते थे, वो उनका जो है साथ देना शुरू कर देते थे। लालच के तौर पर क्या करते थे? वो उनका साथ देना शुरू कर देते थे। तो फ्रेंड्स इसीलिए भारत में क्या हुए? बाहर के लोग सफल हुए। मेन पॉइंट ये है भारत में सफल होने का, बाहर के लोग जो भारत में सफल हुए हैं उसका मेन पॉइंट तीसरा ऑप्शन है फ्रेंड्स। इसी ऑप्शन से क्या हुए हैं? सभी लोग भारत में सफल हुए जो विदेशी थे। चौथा ऑप्शन है, वह एक अच्छा प्रशासक था। तो ये भी बात सही है कि वह एक अच्छा प्रशासक था। तो सिकंदर की भारत में सफलता के चारों कारण सही है फ्रेंड्स। ये जो 4 ऑप्शन दिया गया है, ये 4 ऑप्शन भी सही है। यदि 4 ऑप्शन और दिया होता तब भी हम उसको मान लेते कि ये भी सही है, क्योंकि भारत के लोग तो देशद्रोही थे, कुछ लोग विदेशों का साथ देते थे। तो इसका जो चारों ऑप्शन है ना, ये चारों सभी सही है। तो इसमें डी ऑप्शन लिखा हुआ है 1 2 3 एवं 4 चारों, तो बिल्कुल डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में राजा लिखा हुआ है और सूची सेकंड में राज्य लिखा हुआ है। पूछा जा रहा है कि किस राज्य में कौन राजा थे। पहला है प्रधोत। अब प्रधोत के राजा कौन थे? तो प्रधोत के राजा थे अवंती। प्रधोत जो राजा थे ये कहाँ के राजा थे? ये अवंती के राजा थे। बी ऑप्शन है उदयन। उदयन कहाँ के राजा थे? तो उदयन राजा थे वत्स के। और वत्स इस समय वत्स को किस नाम से जाना जाता है? इलाहाबाद के नाम से जाना जाता है। सी ऑप्शन है प्रसेनजित। प्रसेनजित जो राजा थे ये कहाँ के राजा थे? तो ये राजा थे कौशल के। और जो डी ऑप्शन है अजातशत्रु। अजातशत्रु कहाँ के राजा थे? तो अजातशत्रु थे मगध के राजा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3241। 3241 सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। तो फ्रेंड्स अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट ये है, साक्ष्य मिला हुआ है कि जो नंद राजा थे उनके आदेश से एक नहर खोदी गई थी। तो ये नहर खोदी गई थी फ्रेंड्स कलिंग में। कहाँ खोदी गई थी? कलिंग में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है,
पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला ईरानी शासक पूछा जा रहा है, ईरान का था और ईरान का शासक था, उसने क्या किया, भारत का कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया। तो ईरान का शासक कौन था, वो था डेरियस। कौन था, डेरियस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा। जो मगध के राजा अजातशत्रु थे, इनका किसी गणराज्य के साथ युद्ध रहा है। तो वो कौन है, तो वो है वज्र संघ। वज्र संघ जो कि वैशाली है। वैशाली कहाँ है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, आपको पहले बता दिए थे। तो मगध के राजा जो अजातशत्रु थे, उनसे और वज्र संघ वैशाली से हमेशा उनका झगड़ा बना रहता था। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन है। नेक्स्ट है, वज्र संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथ मूसल या इसे एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा था, इसे भी कहते हैं। रथ मूसल का अर्थ होता है एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा था। तथा महाशिला कंटक, जिसे कहते हैं पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र, नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया। तो बताना क्या है, वज्र संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने, वज्र संघ के विरुद्ध, समझ रहे हैं आप बात। उसके बाद मगध राज्य के किस शासक ने पहली बार एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा हो, या महाशिला कंटक जिसे पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, किसने इस तरीके का प्रयोग किया, तो उसको किए हैं अजातशत्रु ने। किसने किया था, मगध राज्य के शासक कौन थे, अजातशत्रु। तो अजातशत्रु ने इस नियम का प्रयोग किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। और किसके विरुद्ध किए हैं, तो वे किए हैं वज्र संघ के विरुद्ध। नेक्स्ट है, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था। तो नंद वंश का अंतिम सम्राट था घनानंद। कौन था, घनानंद। तो इसमें बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, भारत में सिक्कों मुद्रा का प्रचलन कब हुआ। तो भारत में सिक्कों मुद्रा का प्रचलन हुआ है 600 ईसा पूर्व में। कब हुआ है, 600 ईसा पूर्व में। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न राजाओं का विचार कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, निम्न राजाओं का विचार करना है, जैसा कि लिखा हुआ है, पहला अजातशत्रु, बिंदुसार, प्रसेनजित। तो ये क्या है फ्रेंड्स, तो इसमें से राजा कौन थे ये बताना है। तो पहला ऑप्शन जो अजातशत्रु लिखा हुआ ये राजा थे। उसके बाद तीसरा ऑप्शन जो लिखा हुआ प्रसेनजित, ये भी राजा थे। और जो बिंदुसार से ये राजा नहीं थे, ये शासक थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अजातशत्रु और प्रसेनजित, 1 और 3। तो सी इज द राइट आंसर, 1 और 3। नेक्स्ट है, 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 6ठी सदी जो ईसा पूर्व था, उसमें बड़े राज्य का उदय हो गया, मतलब ग्रो करने लगे, बड़े राज्य का ग्रो होना शुरू हो गया या ग्रो हो गए। तो उसका मुख्य कारण क्या था ये बताना है। तो मुख्य कारण ये था कि उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग हुआ। क्या हुआ, उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग हुआ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था। क्वेश्चन सारे बहुत अच्छे फ्रेंड्स, एकदम कहानी के तौर पर है। तो आप से रिक्वेस्ट है, हम यही बार बार कहते हैं कि क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, एक नहीं 4 बार पढ़िए, आप उसको कहानी बना लीजिए और एक बार इसको पढ़ना ही इस चैप्टर को बहुत ज़रूरी है। कहानी के तौर पर पढ़िए। यदि आपको ऐसा डिटेल वीडियो चाहिए तो आप में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। आप जो भी चैप्टर बोलेंगे कि इस चैप्टर पर आप डिटेल वीडियो बनाइए, हम आपको उसका डिटेल वीडियो बना कर देंगे। सिर्फ आपको आपकी माइंड की ज़रूरत है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं तो हम आपके लिए तुरंत वीडियो बना कर देंगे। जैसा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, मगध सम्राट बिंबिसार, ये तो बात क्लियर हो गई। मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मगध सम्राट बिंबिसार थे, उनका एक राजवैद्य था। राजवैद्य मतलब जो क्या करता था, जैसे कि जड़ी बूटियाँ दी जाती है, किसी को कोई दिक्कत हो गई तो जड़ी बूटी देना, उनको ठीक करना, दवा देना, मतलब वैद्य, आप समझते होंगे वैद्य। तो बिंबिसार का एक राजवैद्य था। तो इसने क्या किया, किसी राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेज दिया। किसी राज्य का राजा जो था, उनकी मतलब तबीयत खराब थी, कुछ हो गया था, उनका इलाज करना था। तो सम्राट बिंबिसार ने क्या किए कि अपने वैद्य को उस राज्य के राजा का इलाज करने के लिए भेज दिए, अपने वैद्य को। तो अब आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि वो कौन सा राज्य है, बताना है कि वो अपने राजवैद्य को भेजे थे। तो कहाँ भेजे थे, अवंती भेजे थे। कहाँ भेजे थे, अवंती राज्य में भेजे थे। अवंती के जो राजा थे, उनका इलाज करने के लिए बिंबिसार ने क्या किया,
अपने वैद्य को भेज दिया कि जाइए आप उनका इलाज कर दीजिए। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अवंती राज्य के राजा के पास भेजे थे। नेक्स्ट है, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? तो फ्रेंड्स, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? तो शिशुनाग ने किया है। अभी आपने पढ़ा कि अवंती के राजा की तबीयत खराब थी, तो बिंबिसार ने क्या किया, अपने वैद्य को भेजा उनको ठीक करने के लिए। फिर उसके बाद क्या किए कि अवंती को किसी ने जीत लिया, जीतने के बाद क्या किया, अपना हिस्सा बना लिया। तो किसने जीता? तो फ्रेंड्स, वो शिशुनाग ने जीता। कौन जीता? शिशुनाग। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन है। नेक्स्ट है, किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? मतलब जो अंग वाला राज्य था, उस राज्य को क्या कर लिया, अपने ही राज्य में मिला लिया। वो कौन थे? वो बिंबिसार ही थे। जी हाँ दोस्तों, वही बिंबिसार जिसने इलाज करने के लिए अपने वैद्य को भेजे थे। कहाँ? अवंती के राज्य में भेजे थे, अवंती के राज्य को ठीक करने के लिए। तो फ्रेंड्स, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, बिंबिसार। नेक्स्ट है, शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? तो शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? तो फ्रेंड्स, वो कौन सा है? तो वो है काशी। जी हाँ दोस्तों, काशी को क्या किया है शिशुनाग ने, मगध साम्राज्य में नहीं मिलाया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। जी हाँ दोस्तों, वही काशी जो इस समय फेमस है, काशी, बनारस कहिए आप, वाराणसी कहिए। नेक्स्ट है, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? तो काशी और लिच्छवी का विलय हुआ है फ्रेंड्स, ये बात सही है, काशी और लिच्छवी का विलय हुआ है। तो इसको पूछा जा रहा है किस साम्राज्य ने किया है, किस मगध साम्राज्य ने किया? तो इसको अजातशत्रु ने किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है? तो चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं कि मगध साम्राज्य के बारे में कौन सा है जो सही नहीं है। पहला लिखा हुआ है कि पुराणों एवं महाकाव्यों के अनुसार इसकी स्थापना वृहद्रथ ने की थी। बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स, ऐसा नहीं था। बी ऑप्शन है, महापद्मनंद ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया तथा सर्वछात्रांतक, मतलब क्षत्रियों का अंत करने वाला। सर्वछात्रांतक का अर्थ होता है क्षत्रियों का अंत करने वाला। एवं इकराट की उपाधि धारण की इससे। तो बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स, ये भी मगध साम्राज्य के बारे में गलत है। सी ऑप्शन है, गिरिव्रज या राजगृह जिसे कहते हैं, या जिसे पाटलिपुत्र कहते हैं, जिसे अब कहते हैं पटना एवं वैशाली, क्रमशः इसकी 4 राजधानियां बनी। नहीं फ्रेंड्स, मगध साम्राज्य की ये राजधानी नहीं थी। डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है। जी हाँ दोस्तों, यही सही होगा, इनमें से कोई नहीं, एक भी ऑप्शन मगध साम्राज्य के बारे में सही नहीं है। तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासक था, किस एक का शासन था? क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिकंदर के आक्रमण के समय, जब सिकंदर भारत पर आक्रमण किया तो राजवंशों में से किसका एक शासन था? मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब भारत पर सिकंदर ने क्या किया, आक्रमण किया, तो उस समय भारत में किसका वंश चल रहा था, ये पूछा जा रहा है। कौन सा राजवंश था? तो वो नंद वंश था। कौन था फ्रेंड्स? वो नंद वंश था। तो इसका राइट आंसर ये ऑप्शन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? तो देखिए फ्रेंड्स, जो मगध है ना, मगध 6ठी सदी ईसा पूर्व में क्या किया, भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर था, गांव नहीं, ग्रामीण नहीं, नगर, शहर। तो फ्रेंड्स कौन था? मगध था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, वो कौन कौन से ईरानी आक्रमण है जो भारत प्रभाव के रूप में माना जाता है, मतलब वो ईरानी आक्रमण भारत पर हुए हैं और भारत में उसका प्रभाव पड़ता है, तो वो बताना है फ्रेंड्स। तो वो कौन है? पहला है खरोष्ठी लिपि का प्रचार। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, खरोष्ठी लिपि का प्रचार ईरानियों ने किया था। सेकंड है अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला का प्रचार, ये भी सही है। ईरानियों की छत्रप प्रणाली का प्रचार, ये भी सही है। घंटा आकार के गुंबज की कला का प्रचार, ये भी सही है फ्रेंड्स, घंटा आकार का गुंबज आपने देखा होगा। पांचवा है स्त्री अंगरक्षकों की नियुक्ति, ये भी सही है फ्रेंड्स। तो इसमें पांचों ऑप्शन सही है। ईरानी आक्रमण का जो ये 5 ऑप्शन दिया गया है, इन पांचों आक्रमण से भारत पर प्रभाव पड़ा है। तो इसका सभी आंसर सही हो जाएगा, मतलब सभी ऑप्शन सही है। 1 2 3 4 5 पांचों सही है, जैसा कि डी ऑप्शन लिखा हुआ है, तो डी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था। तो अब ये बताना है कि जब सिकंदर ने आक्रमण किया तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया, 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जो कि सिकंदर के आक्रमण पर प्रभाव नहीं पड़ा है। 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन ऐसा है तो वो हमें बताना है। पहला है, इस आक्रमण ने भारत और यूनान के बीच प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित कराया। तो गलत है, इससे प्रभाव नहीं था। सॉरी फ्रेंड्स, इससे प्रभाव था, हमें बताना क्वेश्चन में क्या है, नहीं था। और उसके बाद है, इस आक्रमण ने पश्चिमोत्तर भारत में यूनानियों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। सही बात है। और सी ऑप्शन है, सिकंदर अनेक उपनिवेशों की स्थापना के लिए उत्तरदायी था। तो ये गलत है फ्रेंड्स, ये आक्रमण का प्रभाव नहीं पड़ा भारत में। तो यही ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। डी ऑप्शन है, उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया। तो फ्रेंड्स इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया, ये बात सही है। क्या किया, उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया, डी ऑप्शन सही है। ये प्रभाव नहीं पड़ा है। क्या किया है, सिकंदर के आक्रमण के समय भारत पर ये प्रभाव नहीं पड़ा। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया है। ये गलत है फ्रेंड्स, नहीं बनाया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी। तो फ्रेंड्स वो राज्य बताना है, तो वो राज्य है मगध। मगध राज्य में क्या था, गणतंत्रात्मक शासन की व्यवस्था नहीं थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे सैनिया का अर्थ होता है नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला कहा जाता है। तो कौन था जो नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला कहा जाता है। तो वो शासक थे फ्रेंड्स बिंबिसार। कौन थे, बिंबिसार। जी हाँ दोस्तों, वही बिंबिसार जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन का अर्थ होता है भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था। तो भयानक सेना का स्वामी था महापद्मनंद। कौन था, महापद्मनंद, जो नंद वंश के संस्थापक कहे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महापद्मनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, डेरियस दारेबाहु फर्स्ट ने 1516 ईसा पूर्व में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां क्षत्रपी या प्रांत बनाया। उससे कितना राजस्व प्राप्त होता था। अभी तक तो हमने पढ़ा था कि डेरियस दारेबाहु फर्स्ट जो था वो क्या किया कि कुछ भूभाग को जीत करके, भारत के कुछ भूभाग को जीत करके उसने उस प्रांत का नाम रख दिया कि ये 20वां क्षत्रपी है, या 20वां क्या है, साम्राज्य है। वो अपना नाम दे दिया उस हिस्से को। अब इस क्वेश्चन में बताना है कि उस हिस्से को, मतलब जो हिस्सा उसने जीता था, डेरियस दारेबाहु फर्स्ट ने जो जीता था जो क्षेत्र, उससे वो कितना राजस्व प्राप्त होता था उसको, डेरियस दारेबाहु फर्स्ट को। तो कितना प्राप्त होता था, 360 टैलेंट। कितना होता था, 360 टैलेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, 360 टैलेंट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था। तो देखिए फ्रेंड्स, जो इतिहासकार हेरोडोटस है ना, ये सिकंदर के साथ भारत नहीं आए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। बाकी जो नियाकर्स हैं, एनासिक्रिटिस हैं, एरिस्टोबुलस है, ये सिकंदर के साथ भारत आए थे। और जो हेरोडोटस इतिहासकार हैं, ये सिकंदर के साथ भारत नहीं आए थे। नेक्स्ट है, महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता था। तो देखिए फ्रेंड्स, महाजनपद काल में श्रेणियों का जो संचालन होता था उसे कहा जाता था श्रेष्ठिन। क्या कहा जाता था, श्रेष्ठिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, गृहपति का अर्थ है। तो देखिए फ्रेंड्स, गृहपति का अर्थ होता है धनी किसान। जी हाँ दोस्तों, जो धनी किसान होते थे उसे महाजनपद काल में क्या कहते थे, गृहपति कहते थे। और ऋग्वेद में क्या कहा गया है, ऋग्वेद में कहा गया है कि जिस व्यक्ति के पास भूभाग है, मतलब जमीन है, और जिस व्यक्ति के पास गोधन है, गो मतलब समझते हैं आप, जिसके पास गाय हो और जिसके पास जमीन हो, भूमि हो, उसे क्या कहा गया है, उसे धनी व्यक्ति कहा गया है। ऋग्वेद में ऐसा कहा गया। और जो महाजनपद काल है, महाजनपद काल में कहा गया है जो धनी किसान है, मतलब जो खेती करते हैं और खेती करने में अपना जो भी अनाज होता है इकट्ठा करते हैं ज़्यादा मात्रा में, या उनके पास ज़्यादा है, तो उन्हें धनी कहा गया है। कहाँ, महाजनपद काल में। तो गृहपति का अर्थ होता है धनी किसान। तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित करना है। जैसा कि सूची फर्स्ट लिखा हुआ है, उसके बाद सूची सेकंड लिखा हुआ है, तो मिलान करना है। जैसे कि अष्टकुलक लिखा हुआ है, तो अष्टकुलक में क्या है फ्रेंड्स, अष्टकुलक में परामर्शदायी संस्था है। क्या है, परामर्शदायी संस्था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन,
फर्स्ट ऑप्शन। बी है महापात्र, महापात्र में उच्च कोटि के अधिकारी हैं। सी है बलिसाधक, बलिसाधक में किसानों से कर वसूलने वाला अधिकारी है। डी है सौल्विक या शुल्काध्यक्ष कहते हैं जिसे, उसमें है शिल्पियों व व्यापारियों से शुल्क या चुंगी वसूलने वाला अधिकारी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 जो कि सीक्वेंस में है। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन से हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया। तो देखिए फ्रेंड्स, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने पूछा जा रहा है। तो मगध का कौन सा पहला शासक था जो उस राज्य पे जो है अपना राज चलाने के लिए, उस सीट पर बैठने के लिए अपने पिता की हत्या कर दी। तो फ्रेंड्स किसने किया था, वो किया था अजातशत्रु। जी हाँ दोस्तों, अजातशत्रु ने क्या किया, उस सीट पर बैठने के लिए, मतलब राजा बनने के लिए या राजा की सीट पर गद्दी पर बैठने के लिए उसने क्या किया, अपने पिता की हत्या कर दी। अपने पिता की हत्या करने के बाद फिर जो है उसका तो उस समय तो यही चलता था कि जो राजा होगा उसी का वंश फिर से राजा बनेगा। यदि उनकी डेथ हो जाती है या फिर वो राजा की सीट छोड़ देते हैं तो उनका जो वंश होगा वो सीट पर बैठेंगे, कोई अन्य नहीं बैठेगा। तो अजातशत्रु ने क्या किया कि राजगद्दी पर बैठने के लिए क्या किया, अपने पिताजी का देहांत कर दिया, अपने पिता की हत्या कर दी। उसके बाद फिर तो नियम तो है ही है उनके वंश के बैठने का, उन्होंने क्या किया, वो राजा बन गए अजातशत्रु। तो जब अजातशत्रु ने राजा बन गए तो अजातशत्रु के भी वंश हुआ, अजातशत्रु के भी पुत्र हुए। तो जब उनके अजातशत्रु के पुत्र ने इतिहास पढ़ा, उन्होंने जाना कि अजातशत्रु जो कि हमारे पिता हैं, इन्होंने इस सीट पर बैठने के लिए, गद्दी पर बैठने के लिए क्या किए हैं कि अपने पिताजी की हत्या कर दी है, फिर उसके बाद सीट पर बैठे हैं। तो अजातशत्रु के जो बेटे थे उन्होंने भी क्या किया था कि अजातशत्रु का वध कर दिया था। इसी कारण के लिए सीट पर बैठने के लिए, राजगद्दी चलाने के लिए अजातशत्रु की भी हत्या कर दिया। अजातशत्रु की हत्या करके अजातशत्रु का पुत्र जो है राजगद्दी पर बैठ गया। तो फ्रेंड्स ये ऐसा सीक्वेंस चलता आ रहा है, काफ़ी दिन तक ऐसा चला है। फिर अजातशत्रु का जो पुत्र था, तो अजातशत्रु के पुत्र का जो पुत्र था वो भी अजातशत्रु के पुत्र का वध किया, फिर उसके बाद वो गद्दी पर बैठ गया। तो ऐसा करीब 5-6 जनरेशन तक चला है, ऐसा इतिहासकार मानते हैं। तो फ्रेंड्स ऐसा इतिहास में लिखा हुआ जो हमने बताया आपको। तो फ्रेंड्स ऐसा क्या है, तो किसी कारणों से अपने पुत्र द्वारा मारा गया, ये पूछा गया है क्वेश्चन में। क्या कह रहा है कि प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया। तो फ्रेंड्स अजातशत्रु ने क्या किया, अजातशत्रु ने क्या किया, अपने पिता को मारा, राजगद्दी पर बैठा। फिर अजातशत्रु का पुत्र क्या किया, अजातशत्रु को मारा। क्वेश्चन भी यही कह रहा है, आप ध्यान दीजिए, इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया, मतलब अजातशत्रु तो अपने पिता को मारा, फिर अजातशत्रु क्या हुआ, इसी कारण से जो अपने पिता को मारा था, इसी कारण से अजातशत्रु भी अपने पुत्र द्वारा मारा गया। क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए। तो किसने मारा था, अजातशत्रु को मारा था। अजातशत्रु ने अपने पुत्र को मारा और अजातशत्रु के पुत्र ने अजातशत्रु को मारा। नेक्स्ट है विश्व का। अब इसमें एक बात ये भी है कि मगध के किस प्रारंभिक शासक ने, क्वेश्चन क्या कह रहा है, मगध का शासक है और प्रारंभिक शासक है, मतलब कोई शासक ऐसा है जो पहली बार ऐसा कर रहा है। तो वो किसने किया है, अजातशत्रु ने ही किया है। तो अजातशत्रु ने किया ऐसा, तो फिर अजातशत्रु का बेटा भी अजातशत्रु के साथ ऐसा किया। तो बिल्कुल आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया। तो देखिए फ्रेंड्स, वैशाली में पहला गणतंत्र स्थापित किया गया जो कि किए हैं लिच्छवी। किसके द्वारा स्थापित किया गया, लिच्छवी द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। जैसा कि पहला सूची जो दिया गया है, फर्स्ट ये महाजनपद है और सूची सेकंड राजधानी है, हमने पढ़ा है इसके पहले इसी वीडियो में। जैसा कि कुरु महाजनपद है, तो कुरु महाजनपद की राजधानी है इंद्रप्रस्थ, और पांचाल है, पांचाल की राजधानी है अगिच्छत्र। सी ऑप्शन है कौशल, तो कौशल की राजधानी है साकेत, और डी ऑप्शन है वत्स, वत्स की राजधानी कौशाम्बी है। और आपसे बता दें, आपको बताएं इसी वीडियो में कि वत्स को इसी नाम से, सॉरी फ्रेंड्स, वत्स को अब क्या कहते हैं, इलाहाबाद कहते हैं। क्या कहते हैं, इलाहाबाद कहते हैं। और इलाहाबाद के बगल में ही तो कौशाम्बी है, तो उन्होंने क्या किया था, कौशाम्बी को अपना राजधानी बनाया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4312। क्या हो जाएगा, 4312, बी ऑप्शन से हो जाएगा 4312, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है। तो देखिए फ्रेंड्स, बौद्ध ग्रंथ, अब बात आ गई ना कि कौन सा ऐसा बौद्ध ग्रंथ है। जी हाँ दोस्तों, महात्मा बुद्ध के
बारे में आपने सुना होगा। तो उनमें एक बौद्ध ग्रंथ है, तो बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। तो वो कौन सा है ग्रंथ, ये बताना है कौन सा बौद्ध ग्रंथ है। तो वो है अंगुत्तर निकाय। जी हाँ दोस्तों, अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। जो आज हम ये वीडियो पढ़ रहे हैं महाजनपद काल, तो महाजनपद काल में 16 महाजनपद हैं। जी हाँ दोस्तों, वो 16 महाजनपद थे और सभी महाजनपदों की राजधानी थी। जैसे इस समय भारत में राज्य हैं, इसी तरह उस समय भारत में महाजनपद हुआ करते थे। जैसे इस समय राज्य है और हर राज्य की एक शहर क्या राजधानी है उसकी, उसी तरह उस समय महाजनपद काल हुआ करते थे और महाजनपद काल की एक राजधानी हुआ करती थी। तो आप समझ गए होंगे फ्रेंड्स। तो बौद्ध ग्रंथ कौन सा बौद्ध ग्रंथ है, अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ है। इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था। तो देखिए फ्रेंड, जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद था, महाजनपद का नाम जैसे कि इस समय आप बोलिए कि कौन सा राज्य, उत्तर प्रदेश या बिहार, उसी तरह उस समय एक महाजनपद था, उसका नाम था मत्स्य महाजनपद। तो मत्स्य महाजनपद कहाँ स्थित था ये क्वेश्चन कह रहा है। तो राजस्थान में स्थित था। कहाँ पर, राजस्थान। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा ये टॉप 56 क्वेश्चन महाजनपद काल से। तो फ्रेंड्स, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों में शेयर करिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अब तक हर वीडियो तुरंत पहुँचे और ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो आपके लिए हम लेकर आते रहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑसम डे।